नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या सिर्फ ग्रामर के रूल्स रटा देना ही काफ़ी है? NIOS पाठ्यक्रम 503 का ब्लॉक 3 हमें बताता है कि शायद नहीं। आज हम ये जानेंगे कि कैसे साहित्य यानी कि हमारी कहानियाँ और कविताएं भाषा सिखाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकती हैं। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर प्राइमरी क्लास में बच्चों को लिटरेचर पढ़ाना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ उनका मनोरंजन करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा एजुकेशनल मकसद छिपा हुआ है? तो सबसे पहले इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। असल में लिटरेचर बच्चों के भाषाई और इमोशनल डेवलपमेंट की नींव रखता है। ये उन्हें सिर्फ शब्द रटाता नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छुपे हुए एक पूरे संसार से कनेक्ट करता है। तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो साहित्य बच्चों की कल्पनाशीलता को, उनकी इमेजिनेशन को पंख देता है। ये उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता यानी खुद को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को निखारता है। और जाहिर सी बात है, जब बच्चे इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ने में रुचि तो बढ़ेगी ही, और वो अनजाने में ही अपनी संस्कृति और समाज से भी जुड़ते चले जाएंगे। तो ये तो हुई बात कि साहित्य क्यों जरूरी है। अब समझते हैं कि साहित्य क्या है और कितने तरह का होता है। NIOS का सिलेबस इसे बहुत ही साफ तरीके से उसके मकसद के आधार पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटता है। पहला प्रकार है सूचनात्मक साहित्य। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मुख्य काम है सूचना देना, जानकारी देना। मतलब इसमें सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिक्शनरी जो हमें शब्दों के मतलब बताती है, या फिर इंसाइक्लोपीडिया जो दुनिया भर की जानकारी देती है। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार, विवेचनात्मक साहित्य। अब यह सिर्फ जानकारी देने से एक कदम आगे जाता है। यह हमें सोचने पर, विश्लेषण करने पर मजबूर करता है। फिलॉसफी, साइंस या मैथ्स जैसे विषयों की किताबें इसी कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें पढ़कर हमारी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता बढ़ती है। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना प्रकार है सृजनात्मक साहित्य। ये वो साहित्य है जो सीधे हमारे दिल को छूता है। इसका उद्देश्य है भावनाओं और इंसानी अनुभवों को व्यक्त करना। कहानियां, कविताएं, नॉवेल्स, नाटक, ये सब इसी में आते हैं। असल में यही वो साहित्य है जो भाषा को एक कला का रूप देता है। सृजनात्मक साहित्य की सुंदरता अक्सर उसके अलंकारों में छिपी होती है, जो भाषा को सजाते हैं, उसे और खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए ऐसे ही 2 बहुत जरूरी अलंकारों, उपमा और रूपक के बीच का फर्क समझते हैं। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। उपमा अलंकार में 2 चीजों के बीच तुलना करने के लिए समान, जैसा या सा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ चेहरे और चांद की तुलना बिल्कुल सीधी है। लेकिन रूपक में ये तुलना इतनी गहरी होती है कि इन शब्दों को हटा दिया जाता है और एक चीज को दूसरी चीज का रूप ही दे दिया जाता है। जैसे इस उदाहरण में मुख चंद्र है। यहां यह नहीं कहा गया कि मुख चंद्रमा जैसा है, बल्कि मुख को ही चंद्रमा बता दिया गया है। यही रूपक की ताकत है। ये भाषा को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। अलंकारों के अलावा सृजनात्मक साहित्य में शब्दों की अपनी एक गूंज, एक अपनी ध्वनि भी होती है। चलिए एक ऐसी ही खास तरह के शब्दों को समझते हैं। इन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक शब्द। अब ये वो शब्द होते हैं जो किसी आवाज की नकल करके या उस आवाज की गूंज के आधार पर बनाए जाते हैं। ये शब्द पढ़ते ही हमारे कानों में वो आवाज जैसे गूंजने लगती है। जैसे NIOS पाठ्यक्रम में ये खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, कंकन किनकिनी। इन शब्दों को पढ़ते ही कंगन और पायल की खनक का एहसास होता है। भाषा में ध्वनि का ऐसा प्रयोग ही कविता को एकदम जिंदा कर देता है। तो अब तक हमने साहित्य के प्रकार और उसकी कुछ खूबियों को समझा, लेकिन एक टीचर के तौर पर इस सारी जानकारी का क्लासरूम में क्या इस्तेमाल है? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से समराइज करते हैं। देखिए, साहित्य भाषा सिखाने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। सिर्फ ग्रामर के नियम सिखाने के साथ साथ जब हम कहानी, कविता का इस्तेमाल करते हैं तो सीखना मजेदार हो जाता है। उपमा, रूपक जैसे अलंकार भाषा को आकर्षक बनाते हैं। साहित्य के अलग अलग प्रकारों की समझ हमें ये तय करने में मदद करती है कि किस उम्र के बच्चों के लिए कैसी किताब चुननी है। और सबसे जरूरी बात, ये बच्चों में संवेदनशीलता और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करता है।
तो आखिर में ये सवाल उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद अपनी क्लासरूम में बच्चों को कविता के संसार से जुड़ने के लिए कौन-कौन से क्रिएटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हर शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है।